ग्रासनली, क्या बोलते हैं हम लोग इसे, ग्रासनली कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझते हैं ग्रासनली के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग जानते हैं, भली बात परिचित है कि हमारा ये मुख है और मुख से, है ना, मुख से एक पाइप, मान लेते पाइप जुड़ा हुआ है उदर गुहा तक, यानी मुख गुहा से लेकर उदर गुहा तक पाइप जुड़ा हुआ है, और उस पाइप का नाम क्या है, ओइगोफेगस या ग्रासनली है। ठीक है, जो कि आहार नाली के अंतर्गत ही मैं आपको पढ़ाया हुआ है। तो जो जैसे मुख गुहा में हमने दांत पढ़ लिया, दांत इसमें थे, दांत का अध्ययन कर लिया, इसमें लाल ग्रंथियां थी, तो लाल ग्रंथियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, इतना। अब इसके बाद में हमारे सामने ये जो पाइप आता है, इस पाइप का नाम क्या है, ओइगोफेगस है। ओइगोफेगस जो है, ओइगोफेगस से क्या है, पेट जुड़ा हुआ होता है। कौन जुड़ा हुआ होता है, पेट जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम आमाशय कहते हैं, स्टोमक कहते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मुख गुहा में पाचन प्रारंभ हो जाता है, राइट, जिसमें चूंकि जहां पर भी एंजाइम मिलेगा वहां पाचन होएगा ही होएगा, ये निश्चित है। अब मान लेते हैं कि अगर ओइगोफेगस आता है, तो क्या ओइगोफेगस में कोई पाचन होता है, तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। ठीक है, आप हेडिंग डालिए, उसमें लिखिए ओइगोफेगस से ग्रासनली, पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट लिखिए आप इसमें ओइगोफेगस के बारे में। पहले तो ये लिखो, यह मुख गुहा और उदर गुहा के मध्य जोड़ने वाला एक पाइप है। यह उदर गुहा और मुख गुहा के मध्य, यह उदर गुहा और मुख गुहा को जोड़ता है, लिख लो। यह उदर गुहा, उधर, उधर मतलब पेट बोलते हैं, उदर गुहा और मुख गुहा को जोड़ने वाला पाइप है। उदर गुहा और मुख गुहा को जोड़ने वाला पाइप है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट कर लेना, पाचन क्रिया क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है इसमें, तो आप एक पॉइंट लिख सकते हो, इसमें क्रमयान कुचन की क्रिया होती है, ये लिख लो, इसमें क्रमयान कुचन की क्रिया होती है। क्रमयान, क्रमयान कुचन, क्रमयान कुचन की क्रिया होती है। ठीक है, क्रमयान कुचन की क्रिया होती है, मतलब क्या होती है, ये फूलती है बैठती है, फूलती है बैठती है, ऐसे करती है। तो उसके द्वारा क्या, तो भोजन जल्दी अंदर जाएगा, हम जैसे ही मतलब भोजन की लुगदी बन जाती है, और लुगदी बनकर निकलते हैं, तो निकलने के बाद में यहाँ से फिर इधर को जाएगा, तो कैसे जाता है, ये कभी क्या फूलती है, फिर पिचकती है, फूलती है, पिचकती है, उस स्थिति का ही नाम क्या है, क्रमयान कुचन है। मतलब देखो, इसके बगल में एक पाइप और बताया था मैंने आपको, जिसका नाम था ट्रेकिया, और ट्रेकिया फूला हुआ रहता था पाइप हमेशा। क्यों फूला हुआ रहता था, क्योंकि उसमें क्या था, उसमें हाइलिन पाया जाना था, हाइलिन की रिंग थी, और इसका क्या हो रहा था, वो फूला था। लेकिन इसमें कोई रिंग नहीं है, ये क्या होता है, जब भोजन जाएगा तभी फूलता है, उसके बाद में जैसे ही भोजन निकल गया उसके बाद में क्या पिचक जाता है। तो क्रमयान कुचन की क्रिया के द्वारा क्या होता है, इसमें भोजन आगे को बढ़ता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसकी जो लंबाई होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है औसतन, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है, यानी एक जो पैमाना होता है 12 सेंटीमीटर का, उसके समकक्ष होती है। ठीक है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अगर किसी भाई बंधु की लंबाई मान लो ज्यादा है, तो उसमें क्या होता है, अगर ज्यादा है तो उसकी लंबाई ज्यादा होगी। मैं बोल रहा हूँ एवरेज कितनी है, तो एवरेज दिखाता है सामान्य तौर पर तो 12 सेंटीमीटर है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर लंबा है तो उसकी जो मतलब ओइगोफेगस होगी वो लंबी हो सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 पॉइंट आपको विशेष ध्यान रखना है इसके अंतर्गत। पहला क्या है कि ओइगोफेगस क्या करती है, तो मुख गुहा और उदर गुहा दोनों को जोड़ने का काम करती है। दूसरा क्या होता है, पाचन क्रिया इसमें नहीं होती है। इसमें कौन सी क्रिया होती है, तो क्रमयान कुचन क्रिया होती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इतना आपको इसमें आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब डालिए स्टोमैक, चूंकि अब नेक्स्ट स्टोमैक ही तो आ जाएगा आहार नाली के अंतर्गत। तीसरा बिंदु हम पढ़ने वाले स्टोमैक, इसे आमाशय कहते हैं हम, आमाशय या पेट कह सकते हैं, या उदर गुहा, जो भी कहना चाहो। ठीक है, यानी पेट के नाम से हम जान सकते हैं इसको, या आमाशय। ठीक है, तो समझते हैं इसको। देखो, जो आमाशय होता है, यानी कि हमारा भोजन जब भी हम खाते हैं तो खाने के बाद में ओइगोफेगस के द्वारा स्टोर जो होता है वो कहां पर होता है, आमाशय में होता है। कहां होता है, आमाशय में होता है। और आमाशय में 4 घंटे भोजन रुक करके रखता है। कितने घंटे, 4 घंटे रुक कर रखता है। तो आमाशय के 3 प्रकार होते हैं, मतलब यहाँ पर कह सकता हूँ कि आमाशय को हमें अध्ययन करना है तो हमें इसको 3 भागों में बांट कर अध्ययन करना होगा। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से होते हैं, तो पहला भाग जो होता है वो होता है कार्डियक, कार्डियक होता है।
दूसरा होता है फंडिक, ठीक है, और तीसरा होता है पाइलूरिक, पाइलूरिक, ठीक है। ये 3 भागों में इसको बांटते हैं हम से, वो 3 भागों में, ठीक है। कार्डियक होता है, फंडिक होता है और पाइलूरिक होता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर इसमें मतलब यहाँ पर जो आमा से हमने दिखाया है इसको भी 3 भागों में बांट लेते हैं। तो पहला भाग तो ये हो जाएगा, दूसरा भाग हम ये मान लेते हैं और तीसरा भाग ये मान लेते हैं। तो पहला भाग मतलब यहाँ दिखा दे पहला नंबर, और दूसरे पे हम दिखा देते हैं ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, और दूसरा नंबर हम इसे दिखा देते हैं और तीसरा नंबर इसे दिखा देते हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं 3 भागों में इसको बांट लिया, ऐसे मान लेते हैं पेट जो है उसको 3 भागों में बांटते हैं। क्योंकि देखो ये ऊपर वाला भाग है और इसके जस्ट ऊपर होता है हार्ट, और हार्ट का अध्ययन है क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। तो इसलिए हार्ट के नजदीक यहाँ जो स्टोमक का भाग है, इसलिए पहला इसका जो नाम आ रहा है वो कार्डियक नाम आ रहा है। जो कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ कार्डियो, मतलब स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। तो इसका जो ऊपरी भाग है उसका कार्डियक नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि यह हार्ट के नजदीक होता है, राइट। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कार्डियक की, कि कार्डियक का काम क्या होता है। तो जो स्टोमक होता है इसके 3 भाग हैं, तो 3 भाग में सबसे पहला भाग है हमारे सामने कार्डियक। तो कार्डियक करता क्या है, तो पहले देखो कार्डियक के अंतर्गत मैं आपसे बताऊं कि हमारा भोजन जैसे ही सबसे पहले जाता है तो कहां पे गिरता है, जाकर के कार्डियक में गिरता है। कहां गिरता है, कार्डियक में। कार्डियक में जैसे ही भोजन चला जाता है तो उसके बाद में सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्डियक किसका निर्माण करता है, एचसीएल का निर्माण करता है। यानी भोजन अम्लीय कहां होता है, तो भोजन जो अम्लीय होता है वो कहां पर होता है, कार्डियक में होता है। कहां होता है, कार्डियक में, ठीक है। इन कार्डियक में अम्लीय क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। तो आपसे पूछ सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण कौन पेट का कौन सा वाला भाग करता है, तो कौन सा करता है, कार्डियक करता है, ठीक है। पहला बिंदु आप इसमें लिखिए, क्या लिखोगे, ये लिखिए कार्डियक का काम क्या है, एचसीएल का निर्माण करना, एचसीएल का निर्माण करना, ठीक है। और दूसरा हम इसमें बिंदु कर सकते हैं, अगर एचसीएल का निर्माण हो जाता है तो भोजन कैसा हो जाता है, भोजन अम्लीय हो जाता है, भोजन अम्लीय हो जाता है, ठीक है। भोजन अम्लीय हो जाता है, कैसे पता करेंगे भोजन अम्लीय हो गया है, ठीक है। जब डकार आती है तो डकार खट्टी खट्टी आती नहीं आती है। मतलब मान लो अगर हम किसी स्वादिष्ट खीर को खाते हैं और खाने के बाद में अगर वो भगोर देते हैं, मतलब उल्टी अगर हो जाती है, तो उल्टी होने के बाद में क्या होता है, उसे दोबारा खा सकते हैं, नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें जो स्वाद है, नहीं टेस्ट है, अरे टेस्ट अगर वैसा ही रहता है, नहीं एचसीएल नहीं मिलता तो हम खा सकते थे दोबारा से, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर टेस्ट क्या हो जाता है उसमें बेकार हो जाता है, क्योंकि एचसीएल मिल गया होता है, इसलिए क्या होता है खट्टापन सा आ जाता है उसमें, तो हम उसे दोबारा नहीं खा सकते, वही चीज होती है। तो खट्टापन क्यों आ रहा है, क्योंकि कार्डियक वाले भाग में एचसीएल का निर्माण हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, इसी में ये बात करते हैं कि जो एचसीएल होता है, अगर एचसीएल की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, सामान्य तरफ बढ़ जाती है, क्षमता से ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस स्थिति को बोलते हैं एसिडिटी हो जाना, एसिडिटी होने का भी रीजन क्या है, तो आपका ध्यान रखना कार्डियक वाले भाग में जो एचसीएल का निर्माण हो रहा है, अगर उसमें एचसीएल की मात्रा थोड़ी सी बढ़ रही होती है तो उस स्थिति को बोलते हैं एसिडिटी हो जाना, ठीक है। और एसिडिटी को शांत करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनो पी लेते हैं। क्या पी लेते हैं, इनो। और इनो क्या होता है, MgOH का होल्ट वाइज होता है ना, MgOH का होल्ट वाइज, ठीक है। यानी कि क्षार होता है, क्या होता है, क्षार होता है, और क्षार होता है, और ये क्या है, अम्ल है, ये क्या है, अम्ल है। और अम्ल क्षार मिलते हैं तो क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, करते हैं न्यूट्रल। इसके बाद में हमारी एसिडिटी होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, मतलब सीधा सा मतलब ये है, देखो कहीं पर भी हम किसी फंक्शन में जाते हैं ना, और फंक्शन में जाने पर क्या होता है कि हम हचक के खाते हैं, ठीक है। हचक के खाते क्या है, बेल्ट ढीली करी तो मस्त देखते हैं कि आज मुझे निकालना है, ठीक है। ऐसा होता नहीं होता है, अरे ऐसा ही होता है, नहीं तुम देखना, ठीक है। मान लो कुछ व्यक्ति नहीं खाते होंगे, लेकिन क्या होता है ज्यादातर जो व्यक्ति होते हैं वो देखते हैं कि काढ़ा निकालना कई महीने से मिल रहा है फंक्शन, ठीक है। ऐसा होता नहीं होता है, ऐसा ही होता है, ज्यादा देख रहा। अब ट्रैक्टर हिला के देख रहा कौन व्यक्ति ऐसा है जो ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो साथ में जब वो भोजन खाता है अचाक से, तो उसमें क्या होता है कि वो नींबू भी साथ में रखता है। मतलब तुम कुछ भी खा लेना, कुछ भी, लेकिन लास्ट में क्या करना है आपको, नींबू वाला कुछ मतलब थोड़ा सा नींबू जो है बाद में अपना इसमें एडजस्टमेंट कर लेना। अगर नींबू एडजस्टमेंट कर लेना तो तुम्हारा पाचन जो है ना इजीली बढ़िया हो जाएगा, कभी तुम्हारा लूज मोशन नहीं होने वाला है, ये निश्चित है। यानी कि यहाँ पर क्या है, जो एसिडिटी बढ़ने वाली है या अम्ल बढ़ेगा कोई भी भोजन खाने के बाद में, तो ऊपर से तुमने क्या किया, जितना बढ़ेगा उतना ही क्या कर दिया है आपने, क्षार को मिला दिया है। और जो नींबू होता है वो क्या होता है, क्षार ही तो होता है, ठीक है, क्षार होता है। इसका मतलब क्या है, नींबू जो है इनो काम कर देता है, उसके बाद में तुम्हारी ये पाचन की जो शैली है वो एकदम बेहतरीन काम करती रहेगी, ठीक है। अगर कभी भी होटल पे भी खाना खा रहे हो तो ध्यान रखना विशेष रूप से कि नींबू जरूर यूज करो। अगर नींबू यूज कर रहे होगे तो कभी भी तुम्हें लूज मोशन की समस्या होने ही वाली नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। क्यों, नींबू में तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है ना, हाँ सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तब भी क्या हो जाता है कि मतलब ज्यादातर काम करता है मतलब उसका क्षार का ही, ठीक है। मतलब अम्ल है कि क्षार है, ये बताओ। नींबू
अम्ल होता है नींबू। मतलब कुल मिला के यह देखो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जब भी कार्डियक में जब भी नींबू जाता है तो उसके बाद में क्या होता है, ये निष्क्रिय हो जाता है जो HCl होता है वो, ठीक है। अम्लता जो होती है वो निष्क्रिय हो जाती है, मतलब हमारा पाचन की जो पद्धति है वो ठीक हो जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो आगे बात करते हैं इसी में। देखो जो HCl होता है, अगर इस HCl की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाए, अत्यधिक मात्रा बढ़ जाए इसकी, ठीक है, अत्यधिक मात्रा बढ़ जाए, तो अत्यधिक मात्रा बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, पेट में घाव हो जाती है, पेट में घाव, ठीक है। अत्यधिक मात्रा हो जाती है तो पेट में घाव हो जाते हैं, और पेट में घाव को बोलते हैं अल्सर हो जाता है। क्या हो जाता है, अल्सर। अल्सर नामक जो बीमारी है वो क्यों हो जाती है, तो HCl की मात्रा अत्यधिक बढ़ने पर पेट में घाव कर देती है, और घाव की स्थिति का हम बोल देते हैं कि अल्सर हो गया। अब देखो इससे पहले भी तो ये HCl निकल रहा है तो वहां पर तब भी तो घाव हो सकता है। तो हम एक चीज यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि जो हमारा एस्टोमैक होता है, इस एस्टोमैक की जो दीवारें होती हैं वो म्यूकस की बनी होती है। किसकी बनी होती है, म्यूकस की। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि एस्टोमैक की जो दीवार होती है या जो इसकी मतलब पर्दी होती है वो किसकी बनी होती है, तो ध्यान रखना म्यूकस की बनी होती है। और म्यूकस के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि म्यूकस का काम क्या होता है, म्यूकस करता है बलगम का निर्माण करता है। क्या करता है, बलगम का निर्माण करता है। शुरुआत में बताया था वो म्यूकस एक झापड़ी बताया आप लोगों को, और ट्रेकिया के अंतर्गत भी बताया था, ठीक है, ये और देखो स्टोमक के अंतर्गत भी आ गया। म्यूकस मतलब क्या होता है, जो नेटा होता है, जैसे हम छिलक देते हैं, नेटा जो होता है, बलगम जो होता है, ठीक है। मतलब अगर उसको हम देखे जाए, मतलब जो जुकाम वगैरह हो जाता है ना, करते नहीं ऐसा, अगर हम उसको देखें उस नेटा को, तुम देखो उसको उठाओगे तो लिवर सा होता है। क्या होता है, लिवर सा होता है ना, मतलब उसे नहीं तो उठने में आता है वो। और तुम अगर तुम उसे पानी से ढकेलोगे ना, पानी से, तो ढकेलेगा नहीं, वैसे करेगा, मतलब एकदम उसे बहुत मतलब क्या करना, बर्फ लगाना पड़ता है, लगाना पड़ता है, लगाना पड़ता है। तो वो जो होता है ना, वो जो वो लिवर होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, अरे ये वजह जरूरी भी है, ठीक है, अगर इसकी मात्रा कम हुई ना तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो मतलब ये मतलब नेटा होता है, इस मतलब नेटा का निर्माण कर रहा म्यूकस कर रहा होता है। तो नेटा जो होता है इस दीवारों पर लगा होता है इसकी। मैं आपसे बोलूं पेट की दीवार पर कौन लगा होता है, तो यही लगा होता है बलगम। तो बलगम क्या करता है, बलगम पर असर नहीं पड़ता है HCl का, ध्यान रखना, यही बहुत उस्ताद होता है ये। मैं आपसे ये बोलूं कि देखो इस नेटा को बाहर निकाल लो, और उसके बाद निकालने के बाद में अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो कहना उस पर HCl नहीं देना, HCl का असर ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम खाली जगह पर तुम डालना है ऐसे ही HCl को, तो HCl को जैसे ही तुम खाली जगह डालो धुआं कर देगा वो एकदम। लेकिन जैसे ही बलगम होगा तब तक वो धुआं नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर असर नहीं पड़ता है। यानी कि मैं आपसे बोल सकता हूँ कि उसकी जो अम्लता होती है, जो HCl होता है, उसका जो मतलब निष्क्रिय कर देता है। कौन कर देता है, तो वो कर देता है मतलब बलगम जो होता है। अब बलगम की मात्रा अगर यहाँ कम हो जाती है और HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो बलगम क्या करता है, पर उसका असर जो होता है पूरा कर नहीं पाता है। इस कारण क्या होता है, पेट में छेद करना, मतलब पेट में घाव करना स्टार्ट कर देगा वो। बलगम की मात्रा कम होगी तब, ठीक है, और मात्रा कम होगी तो क्या हो जाएगा, तो फिर पेट में घाव कर देगा। और पेट में घाव होने का रीजन क्या है, कि वो अल्सर हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं यार, यानी कि बहुत बड़ा ये आप कह सकते हो कि इसमें मतलब समस्या खड़ी हो सकती है कि बलगम का निर्माण नहीं हो रहा होगा, यानी म्यूकस नहीं होगा वहां उस समय। तो क्योंकि म्यूकस क्या करेगा, बलगम बनाएगा, और बलगम इसलिए बनाता है कि पेट में वो मतलब जो HCl निकल रहा है वो पेट में कोई इधर उधर मतलब दिक्कत ना दे। अगर दिक्कत देगा तो फिर क्या होगा, म्यूकस की मात्रा कम हो जाएगी, यानी कि बलगम की मात्रा कम हो जाएगी, और बलगम की मात्रा कम होगी तो अल्सर नामक बीमारी हो जाएगी, जो पेट में घाव हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना इसके अंतर्गत। आगे बात करते हैं, देखो इसी में इतना क्लियर हो गया, तो पहले है भोजन अम्लीय कहाँ होता है, कार्डियक में। HCl का निर्माण कहाँ होता है, कार्डियक में। कार्डियक सबसे ऊपर वाला भाग है हमारे आमाशय का। कार्डियक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हार्ट के नजदीक है, इसलिए इसे कार्डियक कहते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बोलो इसी में, नेक्स्ट जो बिंदु है फंडिक वाला, फंडिक को पढ़ते हैं। नोट कर लिया ना सब लोगों ने, क्या मैंने साफ कर दिया उसका, पूछ रहा हूँ। देखो फंडिक की बात करते हैं, ठीक है। फंडिक, देखो फंडिक का काम क्या है, फंडिक के अंदर एक रूजी नामक संरचना पाई जाती है, रूजी नामक संरचना, ठीक है। रूजी नामक क्या होती है, संरचना पाई जाती है फंडिक के अंदर। ये रूजी देखो यहाँ पर मान लेते हैं, देखो यहाँ पर ये ऐसे होती है, ठीक है, खड़ी सी संरचना होती है। तो भोजन को 4 घंटे रोक कर कौन रखता है, ये रखती है। भोजन को पेट में 4 घंटा कौन रोक के रखता है, तो फंडिक वाला भाग जो होता है इसमें रूजी नामक संरचना पाई जाती है, ठीक है। रूजी नामक संरचना मतलब क्या होती है, कांटे नुमा संरचना होती है, कांटे नुमा संरचना, ठीक है। रूजी को हम कांटे नुमा संरचना भी कहते हैं।
मतलब मैं आपसे बोलूंगा हमारे पेट में कांटे कहाँ पाए जाते हैं, तो उस रूजी का ही नाम कांटे कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। यानी फंडिक जो बीच वाला भाग होता है, यानी भोजन यहाँ पर आ गया है इसके द्वारा, अब उसके बाद में भोजन इधर बढ़ेगा। जब इधर बढ़ेगा तो क्या होता है कि उस भोजन को हमने निगला है, लेकिन हो सकता है हमने बेहतरीन तरीके से टुकड़े नहीं किए, उसके टुकड़े जो होते हैं अब मतलब बड़े बड़े टुकड़े रह जाते हैं। तो ये जो रूजी होती है, ये कांटेनुमा संरचना होती है, तो जैसे भोजन इस तरफ निकलता है तो ये ऐसे ऐसे चलती रहती है, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो भोजन इसके ऊपर से निकलेगा तो पतली पतली सुई जैसी होती है, तो उसको और टुकड़ों में बांट देती है। क्योंकि जो छोटी आंत होती है वो क्या करती है, उस भोजन को डाइल्यूट चाहिए होता है उसको, यानी कि टुकड़ों में भोजन नहीं चाहिए उसको, क्या चाहिए एकदम महीन होना चाहिए जितना भी हो सके उतना। तो वो क्या कर देती है, उसको तोड़ती रहती है, ठीक है, तोड़ती रहती है। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, मतलब फंडिक वाले भाग में रूजी नामक संरचना है, जिसे हम क्या कहते हैं, कांटेनुमा संरचना कहते हैं। क्या करती है, यह भोजन को 4 घंटे रोक करके रखती है, ठीक है। फंडिक वाले भाग में कोई इसमें मतलब और कुछ इसमें पाया नहीं जाता। इसकी दीवारें भी किसकी बनी होती है, म्यूकस की बनी होती है। मतलब और ओवरऑल देखा जाए तो पेट का जो पूरा दीवार है किसका बना हुआ, म्यूकस का बना हुआ है। आपको ध्यान रखना, पूरी दीवारों को म्यूकस पाया जाता है, बस ये कहना चाह रहा हूं आपसे, ठीक है। क्योंकि जब भोजन अम्लीय हो जाता है तो अम्लता तो यहाँ तक रहेगी ना पूरी, तो इसका मतलब यह जरूरी भी है कि अम्लता जहां तक है तो पूरा पेट की दीवार क्या होनी चाहिए, म्यूकस की बनी होनी चाहिए। तो इसका रीजन जो है वो यही है, ठीक है। अब देखो कभी कभी हमने देखा होगा कि अगर हम उपवास रखते हैं तो उपवास के दौरान क्या होता है, कभी कभी हमारे पेट में दर्द मारता है कि हम कुछ नहीं खाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, पेट में दर्द मारता है। तो पेट में दर्द मारने का जो रीजन होता है वो क्या होता है कि जो ये रूजी होती है, इनको देखो हमारा एक शेड्यूल होता है कि हमें इस टाइम खाना खाना होता है, तो उसी टाइम क्या होती है, ये ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देते हैं ये जो हमारे अंग होते हैं शरीर के। तो इसमें क्या हो जाता है कि जैसे भोजन आता है, मान लो तुम 11 बजे भोजन खाते हो और उसके आज तुमने क्या किया, फास्ट रख लिया है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हो जाएगा कि अब उनको तो पता है 11 बजे मतलब तुम भोजन खाने वाले, और एक दिन तुमने क्या कर दिया, नहीं खाया, तो ये क्या करेंगी, उसी दिन ये खड़ी हो जाती है। उनको पता होता है 11 बजे खाना होता है, तो ये खड़ा मतलब खड़ी होना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही खड़ी होना स्टार्ट हो जाती है तो जो पेट की इधर वाली दीवार होती है उससे ये मतलब क्या हो जाती है, टच होना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे टच होना स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद में क्या होगा, हमारे पेट में चुभन या ऐंठन सी महसूस होती है। तो चुभन या ऐंठन सी जो महसूस होती है उसका रीजन क्या है, वो यही है कि रूजी नामक संरचना जो होती है पेट में खड़ी हो जाती है, ठीक है। यानी जैसे ही तुम कुछ खा लोगे तो खाने के बाद में क्या होता है, वो जो खाने के बाद में क्या होता है, इसका जो प्रकोप होता है वो बंद हो जाता है, क्योंकि वो खाने वाले के हिसाब से फिर काम करती रहती है कि इसने कम खाया है तो कम उठेगी। लेकिन तुमने कतई ही नहीं खाया है, या मान लो तुम बहुत हचाक से खा रहे थे और एक दिन नहीं खाया हुआ है, तो क्या करती है, अपना काम पूरा करती रहती है। लेकिन एक दिन नहीं खाती हो तो उसके बाद में क्या होता है, ये काम करना मतलब अपना प्रारंभ कर देती है। और उसके बाद में क्या होता है कि जो नीचे वाली दीवार है, इस नीचे वाली दीवार से खड़ी होकर के ऊपर वाली दीवार में टच हो जाती है। और जैसे टच होना ऊपर वाली में स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद में तुम्हारे पेट में क्या होगी, ऐंठन सी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि पेट में मतलब पेट में ऐंठन का जो रीजन है वो क्या है, पेट में ऐंठन का रीजन क्या है, तो लेना क्या है, रूजी है। पेट में ऐंठन का रीजन क्या है, रूजी है। तीसरा भाग हो गया, यानी दूसरा भाग क्लियर होगा, अब तीसरा पढ़ते हैं, ठीक है। ये रूजी में बना दिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो अब जो नेक्स्ट हमारा इसमें जो तीसरा भाग है पेट का वो कौन सा है, पाइलुरिक है, ठीक है। पाइलुरिक ऐसे मान लेते हैं। अब पाइलुरिक वाला भाग है, पाइलुरिक की दीवारें भी किसकी बनी हुई है, म्यूकस की बनी हुई है। देखो म्यूकस के ऊपर, यानी म्यूकस, देखो मैं आपसे बोलूंगा एक दीवार ये बन गया, मतलब ये मानो पेट की दीवार है, पेट की दीवार हमने एक लेयर चढ़ा दी, इसका नाम क्या है, म्यूकस है, ऐसे मतलब म्यूकस चढ़ा दिया इसमें। अब म्यूकस के बीच में से एक और नोजल निकला हुआ था, नोजल ऐसे मतलब नोजल होता है ना जो तेल को छोड़ता है, इंजन में जो नोजल होता है, तो ये फुब्बारे से मारता है ये। अब ये जो नोजल सा होता है, इस नोजल का नाम होता है, जो हमारा तीसरा भाग है इसके अंतर्गत क्या होता है, इसका नाम होता है जठर ग्रंथि। क्या नाम होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि। यानी जठर ग्रंथि हमारे पेट के किस वाले भाग में पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है पाइलुरिक वाले भाग में पाई जाती है, ठीक है। जठर ग्रंथि क्या पाई जाती है, पाइलुरिक वाले भाग में। मतलब जो म्यूकस होता है, इस म्यूकस के ऊपर ही क्या होती है, अलग से एक्स्ट्रा संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि कहते हैं। जठर ग्रंथि का काम क्या है, जठर रस का निर्माण करती है। क्या करती है, जठर रस का निर्माण करती है, ठीक है। यानी जठर रस का निर्माण कौन करता है, जठर ग्रंथि। तो जठर रस का निर्माण कहाँ होता है, तो पेट में होता है। पेट के कौन से वाले भाग में होता है, तो पाइलुरिक वाले भाग में होता है। किस में होता है, पाइलुरिक वाले भाग में होता है। तो जो जठर रस होता है, इस जठर रस में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कितने एंजाइम पाए जाते हैं, 2 एंजाइम, ठीक है, 2 एंजाइम पाए जाते हैं। यानी एंजाइम आ गए हैं तो इसका मतलब यह पाचन होगा। सही बात नहीं है, मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि पाचन क्रिया कब होगी, जब एंजाइम होंगे तो ही पाचन क्रिया होती है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें जठर रस में 2 एंजाइम है। 2 एंजाइम कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है रेनिन, एक होता है पेप्सिन, ठीक है। यानी 2 एंजाइम होते हैं, एक रेनिन होता है और एक पेप्सिन होता है। जो रेनिन होता है वो दूध को दही में चेंज करता है,
दूध को दही में चेंज करता है, और पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को चाहिए, है ना, प्रोटीन को पाचन करता है, अभी प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, यानी कि दो एंजाइम होते हैं जठर रस में। ठीक है, कौन कौन से होता है? रेनिन होता है, एक पेप्सिन होता है। रेनिन जो एंजाइम होता है वो दूध को दही में चेंज करता है, और पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन को मतलब पेप्टाइड में चेंज कर देता है, प्रोटीन का पाचन कर देता है। ऐसे मान लो, भी क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, अब कितने एंजाइम हो गए? 6 एंजाइम हो गए। अब समझ में आ रहा नहीं आ रहा? 6 एंजाइम कौन कौन से? एक तो TDML हो गया, TDML यहाँ पर था मुख गुहा में, TDML। अब कौन है? RP आ गया। कौन आ गया? RP आ गया, रेनिनोपेप्सिन। क्या आ गया? रेनिनोपेप्सिन। TDML और रेनिनोपेप्सिन यानी RP आ गया। ठीक है, RP कहाँ पर था? रेनिनोपेप्सिन कहाँ पर है? मतलब पेट में है। प से पेट और प से पेप्सिन, प से पेट, प से पेप्टिन, और रेनिन को आपको ऐसे ही याद करना है। ठीक है, तुमने देखा होगा कभी कभी जब व्यक्ति की ओवर एज होती चली जाती है, तो ओवर एज होने के बाद में क्या होता है, यानी कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो बुजुर्ग व्यक्ति में क्या होता है, जठर ग्रंथि जो होती है काम करना बंद कर देती है। ठीक है, क्या कर देती है? काम करना बंद कर देती है, कम काम करती है। और कम काम करती है तो एक चीज समझना यहाँ पर, अगर कम काम करेगी तो जठर रस भी तो कम निकलेगा। अगर जठर रस कम निकलेगा तो रेनिन और पेप्सिन भी तो कम निकलेगा। अगर रेनिन पेप्सिन कम निकलेगा तो जो बुजुर्ग व्यक्ति है अगर वो दूध पिएगा तो उसका दही बनेगा ही। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो क्या करता है? सीधे दही खाता है। क्या करता है? दही खाता है। तो उसका जो है पाचन की जो पद्धति है वो ठीक ठाक काम करती है। लेकिन सीधे सीधे अगर दूध पिएगा तो क्या होगा? उसको समस्या खड़ी होगी। तो समस्या खड़ी होने का रीजन क्या होगा? कि रेनिन जो है उसके अंदर कम निकल रहा होगा। ठीक है, तो हमने देखा होगा अक्सर खास करके जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, जो पंडित जी वगैरह होते हैं, उनको ये पता होता है, तो कभी भी दूध नहीं लेते सीधे सीधे। उन्हें पता होता है हम क्यों अपना एक रेनिन का परेशानी भुगता है, इसलिए सीधे सीधे क्या करते हैं, हम क्या करते हैं? दही ले लेते हैं, और दही ले लेंगे तो क्या सीधे सीधे पाचन हो ही जाएगा अच्छे से। यानी भोजन खाते हैं तो भोजन मतलब जब भी किया जाता है उसके जस्ट मतलब बाद में क्या होता है, दही को भी अगर लेते हो तो उससे क्या होता है, और ज्यादा पाचन क्रिया बेटर हो जाती है। ठीक है, यानी कभी भी लूज मोशन होने के चांस ही नहीं रहने वाले। क्यों नहीं होने वाले? क्योंकि जो दही है वो और ज्यादा क्या हो जाती है, मतलब अंदर जो भी सिस्टम होता है ना वो खुश हो जाता है कि आज तो इसने बढ़िया बढ़िया खाया है। ठीक है, तो कहता आज तो बढ़िया बढ़िया है, तो आज अच्छे से पाचन करने वाले ये सब लोग मिलकर। दूध का पाचन ही तो करेगा, कैल्शियम प्रोटीन से दही क्यों बनाएगा? मतलब दूध का पाचन कर देता है और दही में चेंज कर देता है कैसे में। ठीक है, रेनिन जो होता है वो दूध का दही में चेंज कर देता है, यानी पाचन कर देता है। पाचन करने का मतलब क्या होगा? दही में चेंज होना जरूरी है। दूध डायरेक्ट पाचन नहीं होता है, दूध का दही होगा पहले और दही के बाद में पाचन होगा। ऐसा नहीं कि दूध का डायरेक्ट पाचन हो जाएगा। क्या होगा? पहले दूध का दही होगा और दही के बाद में पाचन होगा। जो फायदा दूध से वही दही से। हाँ, नहीं, सबसे ज्यादा फायदा दही से है। हाँ, दही खाने से सबसे ज्यादा फायदा, दूध से इतना फायदा नहीं जितना दही से। ये केवल बुजुर्ग के लिए है, तो सब की अपनी अपनी वो होती है। पर अभी हम लोग युवा है तो हमारे लिए थोड़ी नहीं हो सकता है, हमारे पास में तो प्रचुर मात्रा में है, तो हमको क्या प्रॉब्लम है? हमको दूध पीना चाहिए। लेकिन जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको दही ज्यादा बेटर रहती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें आप। ठीक है, दो एंजाइम हो गए। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 6 एंजाइम हो गए। कितने हो गए? 6। वो गुहा में 4 एंजाइम हो गए और 2 इसमें हो गए। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं। अब देखो, यानी पेट वाला जो एरिया पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, पेट में 3 भागों में बांटा हुआ है। तुम्हारे एग्जाम में अगर पर्टिकुलर पूछता है पर्टिकुलर बताना है, अगर पर्टिकुलर नहीं पूछता केवल पेट से पूछता है तो पेट वाले आपको बता देना है। क्या बताना है कि एससीएल का निर्माण कहां पर हो रहा है, तो एससीएल का निर्माण हो रहा है कहां पर हो रहा है, तो कहां पर हो रहा है? नहीं, केवल बोला जाता है आमाशय में। कहां हो रहा है? स्टोमैक में। जठर ग्रंथि कहां पाई जाती है? स्टोमैक में। कहां पाई जाती है? स्टोमैक। अब पर्टिकुलर पूछे आपको, पर्टिकुलर पूछेगा ये कहां पर कौन सी क्या चीज है, तब आपको बताना है। अब एग्जाम जैसा भी आप स्टैंडर्ड देने जा रहे हो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, अब इसके बाद हमारे सामने जो स्थिति आती है वो आती है कि जब अब पेट से जुड़ी हुई क्या होती है? छोटी आंत होती है। क्या होती है? छोटी आंत होती है। पेट से जुड़ी हुई क्या होती है? छोटी आंत। ठीक है, पेट से जुड़ी हुई क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, और यही मैंने आपको तरीका बताया था उसमें कि पहले हम मुख गुहा को पढ़ेंगे, फिर ओइगोफेगस को पढ़ेंगे, फिर अमाशय को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में छोटी आंत को पढ़ेंगे। यही शुरुआत में इंट्रोडक्शन जब दिया है टॉपिक में तो आपको ध्यान रखना है। अब क्या होता है? छोटी आंत जुड़ी हुई होती है इससे। अब छोटी आंत जुड़ी हुई होती है तो यहाँ पर एक चीज समझना है आपको, छोटी आंत को हम 3 भागों में बांटते हैं। तो नेक्स्ट आप हैंड डालिए छोटी आंत। सर इससे पहले बोल के आएगा पैनक्रियाज और बाइल। अभी इसी में बताते हैं। छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत इसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत को भी 3 भागों में बांटते हैं हम लोग। छोटी आंत को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है,
स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं इसको, ठीक है। तीनों भाग आप ले लीजिएगा, ड्यूडेनम है, जिजुनम है, इलम है। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, जिजुनम, जिजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जिलियम, इलियम, जिजुनम, इलियम, ठीक है। 3 भागों में इसको बांटा गया है। छोटी आंत कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। यानी कि यहाँ से अमाशय से लेकर के इस तरफ यहाँ तक का जो एरिया होता है, इस एरिया का नाम होता है क्या? ड्यूडेनम। क्या होता है? ड्यूडेनम। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया होता है, यहाँ से यहाँ तक का, ये होता है जिजुनम। क्या होता है? जिजुनम। और उसके बाद में फिर क्या होता है? यहाँ तक, यानी बड़ी आंत जो हमें जुड़ा हुआ होता है, इसे बोलते हैं हम इलियम। क्या कहते हैं? इलियम। ड्यूडेनम, जिजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जिजुनम, इलियम, जिजुनम, ड्यूडेनम, इलियम, ठीक है। वैसे देखा है तो ओवरऑल पढ़ सकते हैं अपन लोग, एक पर्टिकुलर पढ़ लेते हैं। कंपटीशन बहुत हैवी है, इससे बेटर क्या है, हम पूरा पढ़ते चले जा रहे हैं, जिससे कि हमें ये समस्या अनुभव चल करके कि ये ना हम हमारे सामने कहां से आ रहे हैं, ठीक है। तो ड्यूडेनम, जिजुनम, इलियम, ड्यूडेनम, जिजुनम, इलियम, ठीक है। 3 भाग होते हैं। अब इन 3 भागों में से हमारे लिए तीनों ही इंपोर्टेंट है। देखते हैं इसमें से क्या क्या इंपोर्टेंट है, वो चीज पढ़ते हैं। देखो क्या क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि जो छोटी आंत का ड्यूडेनम वाला भाग होता है, इस ड्यूडेनम वाले भाग में क्या होता है? 2 हार्मोन पाए जाते हैं। ड्यूडेनम वाले भाग में क्या होता है? 2 हार्मोन। अब हार्मोन पाए जाते हैं तो हार्मोन पाचन नहीं करते, ध्यान रखना। क्या करते हैं? अब बताते हैं क्या होता है। 2 हार्मोन पाए जाते हैं। अब हार्मोन कौन कौन से होते हैं, तो उन दोनों हार्मोन के नाम लिखिएगा। एक होता है कोलेसिस्टोकाइनिन, 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 और दूसरा होता सिक्रेटिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन, 2 हार्मोन पाए जाते हैं, ठीक है। कोलेसिस्टोकाइनिन जो होता है, यह पित्त की जो ट्यूब होती है, पित्त की जो नली होती है, उससे जुड़ा हुआ होता है। मैं कहता हूं पित्त नली से जुड़ा होता है ये, यानी कि यहां भी दिखाता हूं आपको पित्त नली, पित्त नली से जुड़ा, मतलब पित्त नली का गेट कीपर मान लो उसको। पित्त नली का क्या होता है? गेट कीपर, है ना। गाल डक्ट का क्या होता है? ये गेट कीपर होता है। और सिक्रेटिन जो होता है वो पैनक्रियाज से गेट कीपर होता है। पैनक्रियाज गेट कीपर यानी अग्नाशय, यानी अग्नाशय नली से जुड़ा होता है, अग्नाशय नली से, ठीक है। यह कोलेसिस्टोकाइनिन जो होता है वो पित्त नली से जुड़ा होता है, और जो सिक्रेटिन होता है वो अग्नाशय नली से जुड़ा होता है, ठीक है। इसको देखो, अब यहाँ पर चीजों को समझते हैं। देखो अब छोटी आंत है ना, यहाँ पर ये छोटी आंत हो जाती है, ठीक है। तो छोटी आंत के हिसाब से हमको चीजें समझनी है। देखो यहां से मान लेते हैं कि ये पित्त की क्या है? नली है, ठीक है। पित्त नली की बात कर रहा हूं, पित्त नली। और पित्त नली के यहाँ दरवाजे में पाया जाता है कौन? पित्त नली दरवाजे कौन पाया जाता है? तो पाया जाता है कोलेसिस्टोकाइनिन। और पित्त जो नली होती है वो पित्ता से जुड़ी होती है, और पित्ता से जुड़ा हुआ होता है, वो किस जुड़ा हुआ होता है? वो जुड़ा होता है लीवर से। किस जुड़ा होता है? लीवर से। यहाँ पर लीवर बना दे रहा हूँ, यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ है? वो लीवर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं ये लीवर है, क्या है? लीवर है, लीवर से जुड़ा हुआ है। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि जो कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन है ना, ये क्या है? ये इसका काम क्या है? तो पित्त की थैली से ये कहता है कि ऊपर से भोजन आ रहा है, तुम अपना पित्त रस छोड़ो, ठीक है। ऊपर से भोजन आ रहा है, तुम्हारा पित्त रस छोड़ो, ठीक है। अभी इन चीजों को समझो पहले। तो सबसे पहले बात ये आती है कि जो पित्त रस है वो उसका निर्माण कौन करता है? तो जो पित्त रस होता है उसका निर्माण कौन करता है? तो लीवर करता है। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। क्या होता है? लीवर में। पित्त रस कहां पर स्टोर होता है? तो पित्ताशय में होता है। कहां होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय में होता है, इसका नाम क्या है? पित्ताशय है। गाल ब्लैडर, क्या है? गाल ब्लैडर, पित्ताशय, पित्ताशय, ठीक है। पित्ताशय होता है, और इस पित्ताशय में ये रस इकट्ठा होता रहता है। देखो ऊपर से जैसे भोजन आ रहा होगा, तो इस भोजन को जैसे ही इसमें एंट्री करेगा छोटी आंत में, तो इसमें ये तुरंत मिल जाता है, वहां पर ही क्या होता है? मिल जाता है यहाँ पर ये। अब इसको मिलवाता कौन है? तो इसको मिलवाता कौन है? कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है। यानी कोलेसिस्टोकाइनिन कहता है कि ऊपर से कुछ आ रहा है, तुम अपना रस छोड़ो। क्योंकि अगर गलती से मान लो भोजन अम्लीय ही चला गया छोटी आंत में, तो छोटी आंत की दीवारों पर म्यूकस नहीं पाया जा रहा है, और अगर म्यूकस नहीं पाया जा रहा है तो हमारी छोटी आंत क्या है? डैमेज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? ईश्वर ने इसको इतना बेहतरीन तरीके से सजाया है, अगर देखा जाए कि ये अगर यहाँ से खत्म होता है उसके बाद में ये यहाँ पर ये मिल जाता है। क्योंकि भोजन अम्ल क्षारीय होगा तो ही छोटी आंत पाचन करेगी। देखो भोजन अम्लीय कहां पर होता है? तो अमाशय में होता है।
भोजन क्षारीय कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में होता है। दो बिंदु हमें ध्यान रखने कि भोजन क्षारीय कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन को क्षारीय कौन करता है? तो ध्यान, पित्त रस करता है। कौन करता है? पित्त रस। पित्त रस से कौन कहता है कि भोजन ऊपर से आ रहा है तुम आके मिलो? तो कौन कहता है? कोलेसिस्टोकाइनिन कहता है। कौन कहता है? कोलेसिस्टोकाइनिन कहता है। ठीक है, छोटी आंत में ये रहता है। इसी के बीच में यहाँ पर लगा होता है पेनक्रियाज। क्या होता है? पेनक्रियाज जुड़ा होता है इसके नीचे जस्ट, यानी इस ये जो नली होती है थोड़ी ऊपर होती है, लेकिन इसके बगल में क्या होता है? पेनक्रियाज होता है। क्या होता है? पेनक्रियाज होता है। ठीक है, और ये पेनक्रियाज को हम अग्नाशय कहते हैं। तो अग्नाशयी रस का निर्माण होता है। क्या करता है ये? अग्नाशयी रस। और अग्नाशयी रस को हम बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस कहते हैं। पूर्ण पाचक रस। अग्नाशयी रस को हम क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो होता है लाइपेज, एक होता है एमाइलेज, ठीक है, और एक होता है ट्रिप्सिन। क्या होता है? ट्रिप्सिन। यानी 3 ये एंजाइम पाए जाते हैं किसमें? पूर्ण पाचक रस में। अब ये तीनों एंजाइम जो होते हैं इसमें मिलते हैं। तो यहाँ पर समस्या देखो ये रहती है कि जब अब अग्नाशयी जो रस है, इस अग्नाशयी रस को कौन कहता है कि तुम अपना रस छोड़ो, भोजन मतलब क्षारीय हो गया है? तो कौन कहता है? तो यहाँ पर एक गेट कीपर लगा हुआ है। इस गेट कीपर का नाम क्या है? उसको मान लो सिक्रेटिन है। कौन है? सिक्रेटिन है। कोलेसिस्टोकाइनिन पित्त रस की दरवाजे पर लगा हुआ है, और अग्नाशयी जो दरवाजा है उस पर कौन लगा हुआ है? सिक्रेटिन लगा हुआ है। तो सिक्रेटिन से सिक्रेटिन कहता है अग्नाशय से कि तुम अपना रस छोड़ो। अब यहाँ पर एक समस्या ये खड़ी है, ये हो जाती है कि लीवर अगर पित्त रस का निर्माण नहीं करेगा और पित्त रस अगर स्टोर नहीं होगा, तो यह समस्या ये होती है कि भोजन अगर अम्लीय है और अम्लीय भोजन को यह अपना रस नहीं देता है। यहाँ पर एक समस्या रहती है। यहाँ पर क्या रहती है कि जो पूर्ण पाचक जो अग्नाशय है ना, क्या है? अग्नाशय। जैसे पूर्ण पाचक रस के नाम से जान रहे हैं हम लोग। क्या नाम है इसका? नाम अग्नाशय, यानी पेनक्रियाज है। क्या है? पेनक्रियाज। तो जो अग्नाशय होता है वो क्या करता है कि जब ये रस छोड़ता है तो रस ये तभी छोड़ेगा जब भोजन क्या हो? क्षारीय हो। जब भोजन क्या हो? क्षारीय हो। मान लो गलती से क्या होता है कि ये जो पित्त रस है वो यहाँ मिलता ही नहीं है। अगर पित्त रस नहीं मिलता है और ये इधर से भोजन निकलता चला जाता है तो ये अपना रस नहीं छोड़ेगा। ये एक समस्या रहती है बहुत बड़ी। अगर इसने रस नहीं छोड़ा है तो इसके बाद में क्या होगा कि समस्या ही खड़ी होगी, मतलब भोजन का पाचन ही नहीं करेगी छोटी आंत जो होती है वो। ठीक है, और भोजन का पाचन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? लूज मोशन होगा। क्या होगा? ठीक है, ये चीज हो जाती है इसमें। दूसरी कंडीशन ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले ये पित्त रस मिलेगा, तब पित्त रस क्या करेगा? जो अम्लीय था उसको कर देगा, क्षारीय कर देगा, और क्षारीय कर देगा तो उसके बाद में इसको पता लगे भोजन क्षारीय हो गया है। ये बताता कौन है इसको कि क्षारीय हो गया है भोजन? तो सिक्रेटिन बता देता है। कौन बताता है? सिक्रेटिन। तो उसके बाद में इसमें जो उपस्थित एंजाइम होते हैं वो उपस्थित एंजाइम क्या कर देते हैं? उसको क्या कर देते हैं? यानी पूर्ण पाचक रस के रूप में अपने जो एंजाइम होते हैं उसको छोड़ देते हैं। लाइपेज है, एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, ये तीनों एंजाइम को कर देता है? छोड़ देता है। प्रोटीन बचा, कार्बोहाइड्रेट, तीनों का ठीक है, पाचन। हाँ, तो मतलब तीनों का पाचन कर देता है ये भी। ठीक है ना, यानी जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का। ठीक है, और लाइपेज है वो वसा का पाचन करता है, और एमाइलेज जो है वो मंड का पाचन करता है, यानी स्टार्च का पाचन। ठीक है, देखो अब तुम कहोगे कि मंड का पाचन तो पहले ही करा दिया था, फिर यहाँ पर करवा रहे हो। देखो हमने क्या किया था, आदमी जो दरिद्र रहता ना कि उसको पता है कि 3 सेकंड रखता ज्यादा ज्यादा, तो ईश्वर ने एक एक्स्ट्रा उसको दिया है कॉलम कि बाई चांस अगर उसने यहाँ पर नहीं बचाया है उसको, ज्यादा मतलब नहीं चबाया है, 3 सेकंड या 2 सेकंड रखता है तुरंत निकल जाता है। तो उसके बाद में ईश्वर ने अलग से एक मतलब क्या दिया है, फंक्शन दिया है इसमें, क्या इस हिसाब से आप कर सकते हो। एमाइलेज को एक्स्ट्रा परत दे दी है। एमाइलेज क्या है? एक्स्ट्रा एक एंजाइम दिया गया है, और उससे क्या होता है जो आपका स्टार्च होता है, मंड होता है, अगर उसका पाचन नहीं हो पाया है तो क्या करेगा? जो एमाइलेज होता है वो पाचन कर देता है। यहाँ पर समझ आ रहा नहीं आ रहा है? एमाइलेज होता है क्या कर देता है? इसका पाचन कर देता है यहाँ पर। ठीक है, ऊपर से तो नहीं आ रहा है? समझ आ रहा सारी चीजें? कितने एंजाइम हो गए? अब 9 एंजाइम हो गए ना। तो अब इसको कैसे याद करोगे? तो लेट कर देंगे, LAT।